हाय डियर स्टूडेंट, मैं निधि दुबे माइंड मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम लोग अपनी पिछले वीडियो में व्यंजन के बारे में पढ़े थे। व्यंजन के बारे में, व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है, उसका उच्चारण स्थान क्या है, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था। आगे अभी व्यंजन में बहुत कुछ बाकी है, जैसे अल्प प्राण हो गए, महाप्राण हो गए, अघोष हो गया, सघोष हो गया, ठीक है, लुंठित, पार्श्विक, बहुत चीजें बाकी हैं अभी। आगे आइए पढ़ते हैं। तो हम लोग को आगे ये पढ़ना है कि प्राण और दृष्टि पे वर्गों के कितने भाग होते हैं। प्राण और दृष्टि पे, दृष्टि के आधार पे वर्णों के कितने भाग होते हैं, तो दो भाग होते हैं, ठीक है। प्राण और दृष्टि पर वर्णों के दो भेद होते हैं, ठीक है। वर्णों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो? पहला होता है आपका अल्प प्राण, अल्प प्राण, ठीक है। दूसरा होता है आपका महाप्राण, ठीक है। अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। अब अल्प प्राण और महाप्राण पढ़ने से पहले ये जान लें कि अल्प प्राण महाप्राण किसे कहते हैं, ठीक है। जिन वर्णों के उच्चारण में कम वायु लगे, ठीक है, कम टाइम लगे, उसे हम क्या कहेंगे? अल्प प्राण कहेंगे। महाप्राण किसे कहेंगे? जिन वर्णों के उच्चारण में वायु ज्यादा लगे, ज्यादा टाइम लगे, उसे हम क्या कहेंगे? महाप्राण कहेंगे। तो इसका एक परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग। अल्प प्राण का, अल्प प्राण का एक परिभाषा लिखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम वायु लगे, उसे अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। अल्प प्राण कहते हैं, ठीक है। अब महाप्राण किसे कहते हैं? महाप्राण, महाप्राण किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में, वर्णों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु ज्यादा लगे, उसे महाप्राण कहते हैं, ठीक है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय कम वायु लगे, यानी कम समय लगे, उसे क्या कहते हैं? उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु ज्यादा लगे, उसे महाप्राण कहते हैं, ठीक है। अब ये हम लोग पढ़ लिए अल्प प्राण किसे कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं। अब हम ये देख लें कि अल्प प्राण में कौन से वर्ण आते हैं, महाप्राण में कौन से वर्ण आते हैं, ठीक है। बात आगे बढ़ते हैं हम लोग अल्प प्राण की तरफ, ठीक है। अल्प प्राण की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ण आते हैं ये देख लेते हैं हम लोग, फिर एक ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे कि हाँ, अल्प प्राण और महाप्राण को कैसे याद किया जाए, ठीक है। अल्प प्राण में लिखा जाएगा वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है, ठीक है। अल्प प्राण होता है। अब देखिए महाप्राण, ठीक है। महाप्राण को देखते हैं। प्रत्येक वर्ग का, यानी प्रत्येक वर्ग बोले या वर्गीय व्यंजन का है, ठीक है। प्रत्येक वर्गीय व्यंजनों का कहेंगे, ठीक है। यहाँ भी
वर्गी कर लीजिए आप लोग, क्योंकि य र ल व ये अंतस्थ व्यंजन उस व्यंजन में वो प्रतीक में आ जाएंगे ना, ठीक है। लेकिन ये वर्गी व्यंजन की बात हो रही है, स्पर्श व्यंजन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। वर्गी व्यंजन, वर्गी व्यंजन, ठीक है। वर्गीय व्यंजनों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है। यहां पे लिखेंगे हम वर्गीय व्यंजनों का दूसरा और चौथा, ठीक है, चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण, महाप्राण होता है, ठीक है। वर्गीय व्यंजनों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है। जैसे इसमें आप लिख लेंगे क, तीसरा हो जाएगा ग और पांचवा हो जाएगा ङ, ठीक है। इसमें वर्गीय व्यंजनों का दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है, दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है या होते हैं, ठीक है, होते हैं, ठीक है। इसमें आप दूसरा में ले लेंगे, जैसे इसमें नहीं है, ख है, ठीक है, फिर आपका घ है, ठीक है। ये हमारा अल्प प्राण हो गया और महाप्राण हो गया, ठीक है। इसको तो बहुत दिन से हम रटते चले आ रहे हैं कि प्रत्येक वर्गीय व्यंजनों का अल्प वर्गीय व्यंजनों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है और वर्गीय व्यंजनों का दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण होता है। अब ट्रिक के माध्यम से सीखें, कुछ हंसी मजाक के माध्यम से सीखें कि यहाँ अल्प प्राण और महाप्राण किसे कहते हैं, उस माध्यम से हम याद करने की कोशिश करें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब अल्प प्राण और महाप्राण को लेके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक तरह से समझ लीजिए, यहाँ पे हमारा पूरा वर्णमाला लिखा है, अ, आ, ई, ई, उ, ओ, री, ठीक है। ए, ए, ओ, औ, अंग, अह, ठीक है। बात ये हो गया हमारा स्वर, ठीक है। आगे लिखते हैं क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यहाँ ले लीजिए य, र, ल, व, ठीक है। यहाँ श, ख, श, ह, ठीक है। नीचे नहीं लिखेंगे और दिखाई शायद ना दे आप लोगों को, वैसे लिख दे रहे हैं हम यहाँ पे छ, त्र, ज, ज और यहाँ स्र और यहाँ आ जाएगा आपका ड़ और ढ, ठीक है। आगे है, अब ये देख लेते हैं कि इनमें से कौन से अल्प प्राण हैं, कौन से महाप्राण हैं। क्या ये उष्म स्वर भी, उष्म व्यंजन भी संयुक्ताक्षर है, अंतस्थ है, क्या ये भी आते हैं अल्प प्राण महाप्राण में कि नहीं आते हैं? आइए उस माध्यम से हम लोग जाने। एक चीज समझ लीजिएगा कि हमारे घर दो रिश्तेदार आए हैं, ठीक है। हमारे घर दो रिश्तेदार आए, कौन कौन से? एक अल्प प्राण के नाम से और एक महाप्राण के नाम से। इन दोनों लोगों को खाना खिलाना है और हमारे पास भोजन ये है, ठीक है। पूरा वर्णमाला हमारा भोजन है और रिश्तेदारों का नाम क्या है? एक अल्प प्राण है और दूसरा महाप्राण है, ठीक है। तो दो रिश्तेदारों को दो जगह बैठा दीजिए, अल्प प्राण, ठीक है। बात
और इधर कर दीजिए महाप्राण। ठीक है बात। अल्प प्राण एक रिश्तेदार बैठ गए खाना खाने और इधर बैठ गए महाप्राण खाना खाने। ठीक है, मेरे पास इतनी सारी पूड़ियां हैं, इन्हीं में से बांट करके इनको देना है। ठीक है, बात को समझिएगा आप लोग। ठीक है, अब पूड़ियां ये हैं, दो रिश्तेदार बैठे हुए हैं। पहला इसको अभी छोड़ देते हैं, हम स्वर को अभी छोड़ देते हैं, बाद में उसको हम करेंगे। पहले हम अपना यहाँ से स्पर्श व्यंजन से स्टार्ट करें, क वर्ग से। क उठाए तो अल्प प्राण को दिए क्योंकि पहले बैठे हैं ये। ठीक है, क इनको दिए, ख उठा के इनको दिए, यानी एक पूड़ी इनको दिए और एक पूड़ी इनको दिए। फिर जब तक ये खाए तब तक एक पूड़ी फिर इनको दिए। ठीक है बात। फिर ये पूड़ी उठा के इनको दे दिए। ठीक है, इनको दिए तब तक फिर इनको देना पड़ गया, तो ये हो गई, इनकी बात बराबर हो गई। क इनको दिए, ख इनको दिए, ग इनको दिए, घ इनको दिए, ङ इनको दे दिए। ठीक है बात। अब उठाते हैं च वर्ग को। ठीक सेम यही काम करेंगे। यहाँ पे च इनको देंगे, छ इनको देंगे, ज इनको देंगे, झ इनको देंगे। ठीक है, यहाँ इनको दे देंगे। फिर यही काम करेंगे, ट इनको देंगे, ठ इनको देंगे, ड इनको दे देंगे, ढ इनको देंगे। ठीक है, ड़ इनको दे देंगे हम। ठीक है, फिर यही काम करेंगे, यहाँ त इनको देंगे, थ इनको देंगे, द इनको देंगे, ध इनको दे देंगे। ठीक है, इसके बाद न इनको दे देंगे। फिर यहाँ आइए, प इनको देंगे, फ इनको देंगे, ब इनको दे देंगे, भ इनको दे देंगे, म हम किसको दे देंगे? अल्प प्राण को। ये हमारा हो गया स्पर्श व्यंजन। ठीक है, रिश्तेदार लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये पूड़ियां हैं, उठा उठा के हम लोग दे दिए इनको। ठीक है, एक पूड़ी इनको दिए, एक पूड़ी इनको दिए, एक पूड़ी इनको दिए, एक पूड़ी इनको दिए। आप अपना लिख के एक बार प्रैक्टिस करिएगा। आप लोग बिना लिखे ये नहीं समझ में आएगा। ठीक है, लिख के एक बार प्रयास करिएगा। दोनों रिश्तेदार लोगों को बैठा दीजिएगा, एक पूड़ी इनको, एक पूड़ी इनको, एक पूड़ी इनको, एक पूड़ी इनको, ऐसे करके बांटिएगा। बेहिचक आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है बात। देखिए, प इनको दिए, फ इनको दिए, ब इनको दिए, भ इनको दिए, म इनको दे दिए। ठीक है, स्पर्श व्यंजन खत्म हो गया। क्या ये य र ल व इसको भी ऐसे बांटेंगे? नहीं बांटेंगे बिल्कुल, क्योंकि ये अलग नहीं होते हैं। ठीक है, इनको हम अलग नहीं रख सकते क्योंकि ये अंतस्थ व्यंजन है, इनको अलग नहीं कर सकते। तो पूरा अंतस्थ व्यंजन इनको दे देंगे हम, य र ल व, क्योंकि ये पहले हैं और ये बड़ी सी पूड़ी है, इनको हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम पूरा य र ल व उठा के हम अल्प प्राण को दे दिए। ठीक है बात। अब बचा हमारा श श और ह। ठीक है, तो हम उठा के किनको देंगे? महाप्राण को, क्योंकि इनको हम ऑलरेडी दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनको दे देंगे हम। यहाँ पे श और श ह। ठीक है बात। हाँ, ये हमारा हो जाएगा महाप्राण में। ठीक है, ये अल्प प्राण और महाप्राण में इतने लोग को दे दिए। अब ये देखिए कि स्वर किसको देंगे, स्वर किसको देंगे? तो इनको जब हम दे दिए श ह, तब तक इनकी थाली हो गई खाली। तो पूरा स्वर उठा के हम किसको दे देंगे? पूरा स्वर उठा के 11 स्वर उठा करके किसको दे देंगे? हम अल्प प्राण को दे देंगे। ठीक है, 11 स्वर हम किसको दे देंगे? अल्प प्राण को। ठीक है, 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 11, ये यहाँ तक का जो है हम पूरा अल्प प्राण में आता है हमारा। ठीक है, यहाँ तक अल्प प्राण में आता है। ये हमने बताया आपको कि वो अयोगवा वर्ण है, इसको कहते हैं अनुस्वार। ठीक है, अनुस्वार, और इसको कहते हैं विसर्ग। ठीक है, ठीक है, विसर्ग, इसे कहते हैं अनुस्वार और विसर्ग। इन दोनों को अगर क्वेश्चन पूछ दे कि अयोगवा वर्ण होते हैं, तो डायरेक्टली हम कह सकते हैं अंग और अयोगवा वर्ण होते हैं। ठीक है, ये अल्पप्राण और महाप्राण में नहीं आते हैं। ठीक है, इतना हो गया हमारा अल्पप्राण और महाप्राण। यही क्वेश्चन पूछता है कि घ कौन से प्राण में आता है, तो महाप्राण में आता है या ऐसे पूछ देता है कि अल्प प्राण वर्ण हैं और दे देगा आपका ख झ ढ और इसमें से कोई दे देगा ड, तो अल्प प्राण हमारा क्या हो जाएगा? ड हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक वर्ग का वर्गीय व्यंजनों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है? अल्प प्राण होता है, और दूसरा चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। ठीक है, छत्र ज्ञ बचा हमारा, छत्र ज्ञ और स्र।
ये हमारा संयुक्ताक्षर है। तो ये सब चीजें, ये जो हैं छ, त्र, ज्ञ और स्र, इन्हीं सब व्यंजनों से मिलकर बने हैं। छ आपको पता है कि अक्सर ये छ हमारा क और इस स से मिलके बना है, त्र बना है त और इस र से मिलके बना है, इस र से मिलके बना है, इसलिए ये व्यंजन संयुक्त व्यंजन इसी में माने जाते हैं, इसलिए अल्प प्राण और महाप्राण में नहीं आते, और ये इसी के हैं तो अलग से तो आएंगे नहीं। ठीक है बात। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, देखिए क्वेश्चन ये बताते बताते एक क्वेश्चन दिमाग में आ गया कि छ का स्थान क्या है, किस वर्ण के बाद छ आता है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे, एक छोटा सा, बहुत छोटा सा टॉपिक है, उसको पढ़ेंगे कि छ किस वर्ण के बाद आता है। तो इसको आप लोग देख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ते हैं स्वर तंत्रियों के झंकृत कंपन के आधार पे वर्णों के भेद कितने होते हैं, दो भेद होते हैं इसमें भी, अघोष और सघोष। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं अघोष और सघोष क्या है, इसमें कौन कौन से वर्ण होते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग आगे। स्वर तंत्रियों के झंकृत कंपन के आधार पर वर्णों के भेद। ठीक है, अब ये देखते हैं कि स्वर तंत्रियों के झंकृत कंपन के आधार पर वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो इसमें कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, अघोष, अघोष, दूसरा है हमारा सघोष। ठीक है, अघोष और सघोष। कभी कभी दे देता है यहाँ पे घोष, कब आप लोग डिस्टर्ब मत होइएगा, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब एग्जाम देने हम जाते हैं तो पेपर में ये कभी कभी कंफ्यूजन पैदा करता है कि सघोष कोई और वर्ण होते होंगे और घोष कुछ और होते हैं। तो बिल्कुल मत हिचकिचाइएगा, सघोष और अघोष एक ही चीज होता है, बस नाम अलग है, बस डिफरेंट थोड़ी सी नाम में है। यहाँ घोष सौ को हटा के घोष कर दिया, सघोष और अघोष एक ही चीज को कहा जाता है। ठीक है, पेपर में देता है, ये कभी कभी घोष दे देता है, कभी कभी सघोष दे देता है, इससे डिस्टर्ब मत होइएगा, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, यहाँ दे दीजिए अघोष। ठीक है, अब ये हम देख लेते हैं कि अघोष किसे कहते हैं और सघोष किसे कहते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं इसमें। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि अघोष किसे कहते हैं और सघोष किसे कहते हैं। ठीक है, अघोष, अघोष, अघोष किसे कहते हैं, आगे देखते हैं हम। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कम झंकृत होती हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम अघोष। अघोष, उसे अघोष कहते हैं। ठीक है, ठीक है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कम झंकृत होती हैं उसे क्या कहते हैं, अघोष कहते हैं। अब सघोष किसे कहते हैं, तब आगे देख लेते हैं हम।
सघोष, सघोष या इसको हम लिख लें घोष। कंफ्यूज कभी मत होइएगा, ये दोनों पूछता है पेपर में, ठीक है। घोष कभी कभी दे देता है, कभी कभी सघोष दे देता है। तो इसमें भी हम लिखेंगे वे वर्ण जिनके उच्चारण में अधिक स्वरतंत्रियां अधिक झंकृत होती हैं। अधिक झंकृत होती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे सघोष कहते हैं, सघोष या घोष कहते हैं। ठीक है, ये दो हो गया हमारा अघोष और सघोष। ठीक है, वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां अधिक झंकृत होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? उसे हम सघोष या घोष कहते हैं। ठीक है, और इसे अघोष कहते हैं। जिसमें कम लगे, कम झंकृत हो वो अघोष हो जाता है, जिसमें अधिक हो वो सघोष हो जाता है। अब ये देखते हैं कि अघोष में कौन वर्ण आते हैं और सघोष में कौन से वर्ण आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब यहां हम बांट लेंगे, इधर लिख लेंगे अघोष, अघोष, इधर लिख लेंगे सघोष। ठीक है, या घोष लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं कि क्योंकि ये पेपर में देता ही देता है, अक्सर कभी घोष कर देता है, कभी सघोष कर देता है। ठीक है, कभी यहाँ अघोष के बाद सघोष या घोष, दोनों में से कोई एक दे देता है। इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइएगा, सघोष और घोष एक ही चीज है। ठीक है, अब देखिए इसमें, देखिए अघोष में आएगा वर्गीय व्यंजनों का, वर्गीय व्यंजनों का, वर्गीय व्यंजनों का पहला और दूसरा वर्ण। ठीक है, पहला और दूसरा वर्ण। इसमें ले लीजिए वर्गीय व्यंजनों का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण, पांचवा वर्ण क्या होते हैं? ये अघोष होते हैं और ये सघोष होते हैं। तो पहले में क्या आ जाएगा? क ख, इसमें आएगा ग घ ङ। ठीक है, ऐसे करके यहाँ च छ, यहाँ ज छ य, ट ठ ड ढ ड़। ठीक है, त थ त थ द ध न, ऐसे ही लिखेंगे। पहले अघोष लिख दीजिए, उसके बाद सघोष, पहला दूसरा इसमें, तीसरा चौथा पांचवा इसमें। ये अघोष और ये सघोष या घोष। ठीक है, त थ द ध न, यहाँ आ जाइए प फ ब भ म। ठीक है, ये हमारा हो गया अस्पर्श व्यंजन। ठीक है, ठीक है, ये हमारा हो गया ये हो गया अघोष और ये हो गया सघोष। देखिए लेकिन इसमें य र ल व नहीं रहेगा, इसमें केवल श श और श रहेगा, ह भी नहीं रहेगा। ठीक है, ह भी नहीं रहेगा, और इसमें रहेगा य र ल व। ठीक है, यानी हमारा अंतस्थ व्यंजन इसमें सघोष में आ जाएगा और वो उष्म व्यंजन हमारा
अघोष में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बचा हमारा 11 स्वर। ठीक है, 11 स्वर किस में आएगा? 11 स्वर हमारा सघोष में आ जाएगा। 11 स्वर किस में आ जाएगा? सघोष में आ जाएगा। अगर पूछ देता है सघोष वर्ण है और दे दिया अ, तो किस में लगाएंगे? सघोष में आएगा, क्योंकि 11 स्वर किसमें होते हैं? सघोष में होते हैं। इधर पहला और दूसरा और उस व्यंजन का श ह नहीं होता है, श ही हमारा अघोष है। इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण प्लस य र ल व और 11 स्वर हमारा किसमें आ जाएगा? सघोष और घोष में। अब इतना ही, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। एक चीज और मैं बता दूं, इसमें जो ह होता है वो हमारा ह होता है काकल्य वर्ण, इसलिए इसमें हम झंकृत में नहीं लेते हैं। ठीक है, उसका उच्चारण स्थान ह है, ह का उच्चारण स्थान कंठ है और वो हमारा काकल्य, शुद्ध काकल्य वर्ण। देख ली, इसको याद रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। ह कौन सा वर्ण है? तो ह काकल्य वर्ण है, उच्चारण स्थान उसका कंठ है। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।